आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में पाठ है नागमती वियोग वर्णन और इसके रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। आज हम लोग इसके 5वें पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हुए हैं पहले हम लोग इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि इनमें से किसी का भी अर्थ कठिन होगा तो पहले हम लोग उसका सरल अर्थ जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। सावन, देखिए ये हिंदी महीने का नाम है। जैसे आप अंग्रेजी में जनवरी, फरवरी, मार्च करते हैं तो सावन हिंदी महीने का नाम है और ये अगस्त महीने में लगता है। इस समय जबकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो अगस्त लगा है और इसी समय सावन लगता है और इस समय वर्षा की ऋतु होती है, पानी बरसने की ऋतु होती है। लेकिन देखिए हम लोग व्याख्या करते समय इस सावन को थोड़ा सा बदल के बोलेंगे और कहेंगे सावन का महीना आ गया है या कहेंगे सावन का महीना लग गया है। ठीक है, कोई भी एक बोल करके हम लोग व्याख्या कर लेंगे। बरस, देखिए बरस मतलब बरस रहा है, बरस माने बरस रहा है। मेघ, देखिए मेघ माने मेघ और मेघ का मतलब बादल, तो हम लोग बादल कह के व्याख्या कर लेंगे। ठीक है। अति, देखिए अति माने बहुत, अति माने बहुत, लेकिन यहाँ पर पानी की बात हो रही है तो हम लोग अति को मूसलाधार भी कह सकते हैं, क्योंकि पानी मूसलाधार बरसता है। जब बहुत बरसता है तो हम लोग मूसलाधार कहते हैं, तो अति माने मूसलाधार। भरन परी, देखिए भरन परी का मतलब भरा हुआ है या हम लोग कह सकते हैं चारों ओर भरा हुआ है, चारों ओर भरा हुआ है। हाँ, हाँ माने मैं, जो रानी नागमती हैं वो अपने लिए कह रही हैं मैं, हाँ मैं। विरह झुरानी, देखिए विरह झुरानी का मतलब है विरह से सूख गई हूँ या विरह के कारण सूख गई हूँ, दो में से कोई एक बोल करके व्याख्या कर लेंगे। देखिए विरह तो सरल है और झुरानी का मतलब होता है सूखना, तो विरह से सूख गई हूँ या विरह के कारण सूख गई हूँ। लाग, देखिए लाग माने लग गया है, लाग माने लग गया है। क्या लग गया है, तो आगे कहते हैं पुनर्वसु। तो देखिए पुनर्वसु एक नक्षत्र है, वर्षा ऋतु में आने वाला एक नक्षत्र है, तो हमको ऐसे ही बोलना है, बस पुनर्वसु को हम लोग पुनर्वस बोल सकते हैं। ठीक है। पीयू, देखिए पीयू माने प्रियतम, पीयू माने प्रियतम या पति, तो हम लोग प्रियतम कह के ही व्याख्या कर लेंगे। न देखा, न देखा मतलब नहीं देखा, न देखा मतलब नहीं देखा या आप कह सकते हैं दर्शन नहीं किया, दर्शन नहीं किया, दोनों में से कोई एक बोल करके व्याख्या कर सकते हैं। भई, देखिए भई मतलब हो गई हूँ, भई माने हो गई हूँ। क्या हो गई हूँ, बाउरी, देखिए बाउरी का मतलब बावली, यानी जिसको आप कहते हैं पागल, लेकिन पागल वो वाला पागल नहीं जो कपड़े फाड़ के सड़क पर घूमता है। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना किसी के प्रेम में पागल हो जाना, तो आप बावली कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कह मतलब कहाँ, कह मतलब कहाँ। कंत माने प्रियतम या पति, कंत माने चाहे प्रियतम कहिए चाहे पति। सरेखा, देखिए सरेखा का मतलब होता है चतुर। हम लोग कभी कभी अपनी अवधी भाषा में बोलते हैं, जब कोई हमको कहता है कि यार तुम तो पागल हो, तो हम लोग कहते हैं हाँ तुम ही बहुत सरेख हो, तो वही सरेख को यहाँ पर सरेखा कहा गया है, यानी चतुर। रकत के आंसू, देखिए रकत के आंसू मतलब रक्त के आंसू या रक्त रूपी आंसू या खून के आंसू, खून रूपी आंसू, कुछ भी बोल करके आप व्याख्या कर सकते हैं। परही, देखिए परही मतलब पढ़ रहे हैं या गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या गिर रहे हैं, दोनों में से कोई एक बोल करके व्याख्या कर लीजिए।
देखिए भूमि, भूमि माने भूमि या जमीन, भूमि माने भूमि या जमीन। टूटी, देखिए टूटी मतलब टूट कर, टूटी मतलब टूट कर, या आप कह सकते हैं निकल कर, निकल कर। ठीक है, कहाँ से निकल कर के व्याख्या में समझ में आ जाएगा। रेंग चली, देखिए रेंग चली का मतलब सीधा है कि जा रही हैं, चल रही हैं। रेंगना और चलना दोनों का मतलब ही है कि चलना। रेंग का मतलब होता है धीरे चलना और चली का मतलब चलना, तो रेंग चली मतलब आप चलना ही कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जस माने जिस प्रकार, जस माने जिस प्रकार। वीर बहुटी, देखिए वीर बहुटी का मतलब इंद्र बधू, तो आपको इंद्र बधू नहीं कहना है, आप सीधे सीधे वीर बहुटी कहिए। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, वीर बहुटी एक कीड़ा होता है जो लाल रंग का होता है, बिल्कुल लाल रंग का होता है। तो यहाँ पर जो कवि जायसी हैं वो कह रहे हैं कि जो नागमती हैं उनके आंसू खून के रूप में लाल लाल गिर रहे हैं, और उनको देख कर के ऐसा लग रहा है कि जैसे वीर बहुटी जो कीड़ा लाल लाल होता है वो चल रहा है। तो बस यही बात है, तो हम लोग वीर बहुटी कह लेंगे। सखिन, सखिन मतलब सखियाँ या सखियों ने, सखियों ने। रचा, रचा आप चाहे रचा कहिए या डाल दिया है, रचा या डाल दिया है। ठीक है। प्यू माने प्रियतम, प्यू माने प्रियतम या पति। संग मतलब साथ, संग मतलब साथ। हिंडोला, हिंडोला माने झूला, हिंडोला माने झूला, झूला। तो ये जो रचा आया है ना, ये हिंडोला के लिए आया है कि हिंडोला यानी झूला डाल दिया है, झूला रच दिया है। ठीक है। हरियर, देखिए हरियर मतलब हरी भरी हो गई है, हरियर माने हरी भरी हो गई है। कौन? भूमि यानी कि जमीन या धरती, यहाँ पर आया है भूमि, जमीन या धरती, भूमि। ठीक है। कुसुम्भी, देखिए कुसुम्भी का मतलब होता है लाल रंग, आप कहते हैं ना कुसुम रंग, तो वही कुसुम्भी मतलब कुसुम रंग, तो लाल रंग। चोला, देखिए वैसे तो चोला माने शरीर होता है, लेकिन यहाँ पर चोला का मतलब वस्त्र से है, साड़ी से है। तो रानी नागमती कह रही हैं कि मेरी सखियों ने लाल रंग की साड़ी पहन ली है, चोला पहन लिया है, तो साड़ी। ठीक है। हिय, हिय मतलब हृदय, हिय मतलब हृदय। ठीक है। हिंडोल, हिंडोल का मतलब झूला, हिंडोल मतलब झूला, यहाँ पर भी आया है हिंडोला, तो वही हिंडोल यहाँ पर है झूला। अस माने जैसे, यहाँ पर अस का मतलब है जैसे, यानी झूले जैसे। डोलय मतलब डोल रहा है या हिल रहा है, डोलय माने डोल रहा है या हिल रहा है। मोरा मतलब मेरा, मोरा माने मेरा। विरह, देखिए विरह मतलब विरह, विरह माने विरह। झुलाई दे, देखिए झुलाई दे मतलब झुला रहा है। देखिए झूला पड़ा रहता है तो लोग झुलाते हैं ना, तो वही झुला रहा है, लेकिन कौन झुला रहा है? विरह झुला रहा है। व्याख्या में आपको पता चल जाएगा। झकझोरा, देखिए झकझोरा का मतलब झकझोर कर, देखिए झकझोर का मतलब होता है बहुत तेज़ी से। तो देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पर, तो रानी नागमती कह रहे हैं कि जो सखियाँ हैं वो अपने पति के साथ झूल रही हैं, और उनके पति उनको बहुत आराम से झुला रहे हैं कि कोई तकलीफ़ ना हो, लेकिन मुझे तो ये विरह जो है वो झकझोर दे रहा है, झकझोर के हिला रहा है, और मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है। ठीक है, किस इस तरह का भाव है हम लोग व्याख्या में देखेंगे। बाट, बाट माने रास्ता, बाट माने रास्ता। असूझ, देखिए असूझ का मतलब जो सूझ ना रहा हो या दिखाई न दे रहा हो, लेकिन आप चाहें तो सीधे सीधे असूझ ही कह के व्याख्या कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अथाह ऐसे ही बोल देंगे। वैसे अथाह का मतलब है जिसका कोई थाह ना हो, यानी जिसके बारे में जाना न जा सके, अथाह। गंभीरी, गंभीर यानी गंभीर, गंभीरी माने गंभीर। जीव माने जीव या प्राण, जीव माने जीव या प्राण। बाउर भा, बाउर भा मतलब बावला हो गया, भा माने हो गया है, तो बाउर माने पागल या बावला, तो बाउर भा मतलब बावला हो गया है, पागल हो गया है। फिरे मतलब घूम रहा है, फिरे मतलब घूम रहा है। भंभीरी, देखिए भंभीरी भी एक प्रकार का कीड़ा है, बरसाती कीड़ा है, बरसात में ये साथ में भन भन करके उड़ते रहते हैं, तो एक प्रकार का कीड़ा है, तो हम लोग भंभीरी कह के ही व्याख्या कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमको एक प्रकार का कीड़ा बोलना है तो भंभीरी ही क्यों ना बोल लें। ठीक है। जग माने संसार, जग माने संसार।
जल बूढ़, देखिए जल बूढ़ का मतलब जल में डूबा हुआ है, जल में डूबा हुआ है, यानी इसका मतलब है कि संसार में चारों तरफ पानी फैला हुआ है। जग जल बूढ़ यानी संसार में चारों तरफ पानी फैला हुआ है। जहाँ लगी, देखिए जहाँ लगी मतलब जहाँ तक, जहाँ लगी मतलब जहाँ तक। ताकि, ताकि मतलब देखना, अब व्याख्या में बदल लेंगे जैसा भी बैठेगा। ताकि मतलब देखना या देखती हूँ, देखना या देखती हूँ, ठीक है। मोरे, मोरे मतलब मेरा, मोरे मतलब मेरा। नाव, नाव सरल है यहाँ पर, लेकिन जो नाव है ना शरीर रूपी नाव है, मोरे नाव, ठीक है, शरीर रूपी नाव। खेवक, खेवक मतलब खेने वाला, मल्लाह। तो जो खेने वाला मल्लाह जो नाविक है वो कौन है? जो रानी नागमती हैं उनका प्रियतम ही है। तो उसी के लिए आया है कि मेरे जो प्रियतम है, जो मेरे खेने वाले हैं। बिनु मतलब बिना, बिनु मतलब बिना। थाकी मतलब थक गई है, थाकी मतलब थक गई है। पर्वत, पर्वत माने पर्वत, पर्वत पहाड़, पर्वत। समुद्र, समुद्र मतलब समुद्र, सागर, समुद्र। अगम, अगम का मतलब होता है दुर्गम, जहाँ पहुँचा न जा सके, दुर्गम, अगम, ठीक है। बीच माने बीच या मध्य, बीच माने बीच या मध्य, मध्य। वन माने जंगल, वन माने जंगल। देखिए बीहड़ का मतलब है ऊबड़, ऊबड़ खाबड़, जहाँ सुनसान हो, कोई न रहता हो, तो हम लोग बीहड़ कहते हैं। आप सुने होंगे कि बीहड़ में डाकू रहते हैं। तो जो ऊबड़ खाबड़ पथरीली ज़मीन होती है उसको हम लोग बीहड़ कहते हैं। घन मतलब घने, घन माने घने, यानी बहुत घना जंगल होता है ना, तो वही घने। वन माने जंगल, वन माने जंगल। ढाक, देखिए ढाक मतलब ढाक, जिसको आप पलाश बोलते हैं। एक पेड़ होता है जंगल में, पलाश उसको बोलते हैं। और अलग अलग क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग नाम है, लेकिन इसका प्रसिद्ध नाम ढाक है, पलाश है, ठीक है। किमकै मतलब किस प्रकार से, किमकै माने किस प्रकार से। भेंटों, भेंटों मतलब मिलूँ, भेंट करूँ, आप कहते हैं ना कैसे भेंटाएगा, कैसे मिलेगा, तो भेंटों मतलब मिलूँ। कंत माने पति या प्रियतम, कंत माने पति या प्रियतम। तुम मतलब तुमसे, तुम मतलब तुमसे। ना मतलब नहीं है, ना मतलब नहीं है। मोहि माने मेरे, मोहि माने मेरे या मेरे पास, मेरे पास। पाँव, पाँव यानी पैर, पाँव पैर। न माने नहीं। पाँख मतलब पंख, पाँख मतलब पंख। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या सीखनी है, लेकिन देखिए इसकी व्याख्या को सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नागमती वियोग वर्णन शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता मलिक मुहम्मद जायसी जी हैं। यह पद्यांश उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ पद्मावत में संग्रहित है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका थोड़ा सा प्रसंग लिख लेते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि जायसी जी ने सावन महीने के आगमन पर रानी नागमती की विरह दशा का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसकी व्याख्या को सीखते हैं। तो कवि जायसी जी कहते हैं, सावन बरस मेह अति पानी भरन परी हाँ बिरह झुरानी। तो देखिए एक बार में हम लोग एक एक लाइन लेकर के ही इसकी व्याख्या को सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले भाव के अनुसार थोड़ा सा लिख लेंगे। क्या लिखेंगे ध्यान से सुनिए।
प्रस्तुत पद्यांश में कवि जायसी जी कहते हैं कि रानी नागमती अपनी विरह दशा का वर्णन करती हुई कहती हैं कि, अब लाइन पर आ जाइए। कहती हैं कि सावन का महीना आ गया है। सावन, तो हम लोग कहेंगे सावन का महीना आ गया है। बादल, मेघ, बादल मूसलाधार, अति मूसलाधार, बादल मूसलाधार पानी बरसा रहे हैं। बादल मूसलाधार पानी बरसा रहे हैं। चारों ओर पानी, चारों ओर पानी भर गया है। भरन परी, भर गया है, तो हम लोग कहेंगे चारों ओर पानी भर गया है। किंतु मैं, हाँ मैं, तो हम लोग कहेंगे किंतु मैं विरह के कारण, विरह के कारण सूख गई हूँ। झुरानी, सूख गई हूँ। किंतु मैं विरह के कारण सूख गई हूँ। पूर्ण विराम लगा देंगे और एक लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए इस एक लाइन की व्याख्या को फिर से सीखते हैं, लेकिन पहले इसकी व्याख्या आप मेरे शब्दों में ज़रा सा सुन लीजिए। देखिए, इसमें रानी नागमती कहती हैं कि सावन का महीना आ गया है, सावन का महीना लग गया है और जो बादल हैं वो मूसलाधार पानी बरसा रहे हैं और धरती चारों ओर पानी से भर गई है। किंतु मैं अपने प्रियतम के विरह में सूख गई हूँ। विरह झुरानी, यानी मैं अपने प्रियतम के विरह में सूख गई हूँ। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा विरोधाभास अलंकार दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं कि चारों तरफ पानी भरा हुआ है और मैं सूख भी रही हूँ, तो पानी और सूखना दो विरोधी बातें हैं, तो यहाँ पर हमको विरोधाभास अलंकार दिखाई दे रहा है। चलिए इस एक लाइन की व्याख्या को फिर से लाइन के माध्यम से सीखते हैं। तो देखिए, मैंने कहा कि सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि जायसी जी कहते हैं कि रानी नागमती अपनी विरह दशा का वर्णन करती हुई कहती हैं कि, अब लाइन पर आ जाइए। कहती हैं कि सावन का महीना आ गया है, बादल मूसलाधार पानी बरसा रहे हैं, धरती पर चारों ओर पानी भर गया है, किंतु मैं अपने प्रियतम के विरह के कारण सूख गई हूँ। झुरानी, सूख गई हूँ। पूर्ण विराम लगा देंगे और एक लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं, लाग पुनर्बसु पीऊ न देखा, भई बाउर कह कंत सरेखा। बहुत ही सरल लाइन है। अब आगे नागमती कहती हैं, अब तो पुनर्बस नक्षत्र भी लग गया है। लाग, लग गया है। अब तो, इतना जोड़ लीजिए, अब तो पुनर्बस नक्षत्र भी लग गया है, किंतु मैंने अपने प्रियतम को, पीऊ प्रियतम, किंतु मैंने अपने प्रियतम को अब तक नहीं देखा। या आप कह सकते हैं किंतु मैंने अपने प्रियतम के दर्शन अब तक नहीं किए। यह सोचकर, यह सोचकर या यही सोचकर, जैसा आपको अच्छा लगे, यही सोचकर मैं बावली हो गई हूँ। बाउरी, बावली, भई हो गई हूँ। यही सोचकर मैं बावली हो गई हूँ। मेरा चतुर प्रियतम सरेखा, मेरा चतुर प्रियतम, कंत प्रियतम, मेरा चतुर प्रियतम न जाने कहाँ रह रहा है। कह माने कहाँ, कहाँ रह रहा है। मेरा चतुर प्रियतम न जाने कहाँ रह रहा है। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए इस लाइन की व्याख्या को एक बार फिर से देखते हैं, लेकिन पहले इसका भाव आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर जो रानी नागमती हैं
वो विरह में बहुत ही दुखी हैं और वो कहती हैं कि आषाढ़ का महीना भी चला गया, सावन का महीना आ गया और सावन के महीने में भी पुनर्वस नक्षत्र लग गया। यानी मेरे प्रियतम को गए हुए बहुत दिन हो गया, पुनर्वस नक्षत्र भी लग गया, लेकिन मैंने अब तक अपने प्रियतम के दर्शन नहीं किए, मैंने उनको नहीं देखा। और जो मैंने उनको नहीं देखा यही सोच करके मैं पागल हो रही हूँ, मैं बावली हो रही हूँ। और आगे कहती हैं कि जो मेरा चतुर सरेखा, जो मेरा चतुर प्रियतम है, वो इस समय नहीं पता वो कहाँ रह रहा है। देखिए यही कह रही हैं, लेकिन कैसे कह रही हैं, चलिए लाइन के माध्यम से एक बार फिर देखते हैं। तो रानी नागमती कहती हैं कि अब तो पुनर्वस नक्षत्र भी लग गया है, किंतु मैंने अपने प्रियतम को अब तक नहीं देखा, या मैंने कहा कि आप कह दीजिए अब तक दर्शन नहीं किए। यह सोचकर मैं बावली हो गई हूँ, यह सोचकर मैं बावली हो गई हूँ। मेरा चतुर सरेखा चतुर, मेरा चतुर प्रियतम न जाने कहाँ रह रहा है। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखिए। आगे कवि कहते हैं, रकत कै आंसू परहि भुइ टूटी, रेग चली जस बीर बहुटी। बहुत ही सरल लाइन है। आगे रानी नागमती कहती हैं कि मैं रक्त के आंसू रो रही हूँ और मेरे आंसू मेरे आँखों से निकलकर मेरे आँखों से निकलकर भूमि पर इस प्रकार गिर रहे हैं, परहि इस प्रकार गिर रहे हैं, मानो या जिस प्रकार, मानो बीर बहुटी लाल कीड़ा चल रहा हो, रेंग चली चल रहा हो। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए इस लाइन की व्याख्या को फिर से देखते हैं, लेकिन पहले इसका भाव आप मेरे शब्दों में सुन लीजिए। देखिए इस लाइन में रानी नागमती ये कह रही हैं कि मैं अपने प्रियतम के विरह में इतनी दुखी हूँ कि मेरी आँखों से लाल आंसू गिर रहे हैं, रक्त के आंसू गिर रहे हैं, और जो मेरे लाल आंसू मेरी आँखों से गिर रहे हैं वो मेरी आँखों से निकल करके इस प्रकार से ज़मीन पर गिर रहे हैं जैसे जो लाल रंग का बीर बहुटी कीड़ा होता है वो रेंगता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे देखिए मैं कह रहा हूँ कि ये नागमती की आंखें हैं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, अब इसमें से उनके खून के आंसू ऐसे गिर रहे हैं, तो ये लाल आंसू गिर रहे हैं, और जो बीर बहुटी कीड़ा होता है लाल वाला वो ऐसे चलता है, ऐसे वो भी चलते हैं, एक साथ चलते हैं कई कीड़े। तो वही यहाँ पर दोनों की तुलना कर रही हैं कि मेरी आँखों से लाल आंसू इस प्रकार से गिर रहे हैं मानो लाल रंग का जो बीर बहुटी कीड़ा है वो चल रहा हो। लेकिन लाइन कैसे कहती है, चलिए एक बार फिर से देखते हैं। तो नागमती कहती हैं कि मैं रक्त के आंसू रो रही हूँ और मेरे लाल आंसू, मेरे रक्त के आंसू मेरी आँखों से निकलकर भूमि पर इस प्रकार गिर रहे हैं मानो लाल रंग का बीर बहुटी कीड़ा चल रहा हो। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं, सखिन रचा पीऊ संग हिडोला, हरियर भुइ कुसुम्भी चोला। बहुत ही सरल लाइन है। अब नागमती कहती हैं कि मेरी सखियों ने अपने प्रियतम के साथ, पीऊ संग अपने प्रियतम के साथ झूले, हिडोला झूले डाल दिए हैं, रचा डाल दिए हैं। नागमती कहती हैं कि अब तो मेरी सखियों ने भी अपने प्रियतम के साथ में झूले डाल दिए हैं। धरती हरी भरी हो गई है, हरियर भूमि माने धरती हरी भरी हो गई है, और मेरी सखियों ने लाल रंग के वस्त्र धारण कर लिए, कुसुम्भी लाल रंग के चोला वस्त्र, लाल रंग के वस्त्र धारण कर लिए हैं। चलिए एक बार फिर से इस लाइन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर नागमती कहती हैं कि
सावन का महीना आ गया है, मेरे प्रियतम बहुत दिन से गए हैं और अब तो मेरी जो सखियां हैं उन्होंने अपने प्रियतम के साथ, क्योंकि उनके प्रियतम उनके घर पे हैं, तो उनके साथ उन्होंने सावन के महीने में झूले डाल लिए हैं। आपको पता है कि सावन में कजरी होती है, लोग झूला झूलते हैं। तो यहाँ पर वही कवि कह रहे हैं कि नागमती के शब्दों में कह रहे हैं कि मेरी सखियों ने अपने प्रियतम के साथ, अपने पतियों के साथ झूला डाल लिया है और सारी जो ज़मीन है, सारी भूमि है वो हरे रंग की हो गई है और मेरी सखियों ने लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग की साड़ी को पहन लिया है। ठीक है, लेकिन अब लाइन कैसे कहती है, चलिए एक बार फिर से देखिए। तो रानी नागमती कहती है कि अब तो मेरी सखियों ने अपने प्रियतम के साथ झूले डाल लिए हैं, धरती हरी भरी हो गई है और मेरी सखियों ने लाल रंग की साड़ी या आप कह सकते हैं लाल रंग के वस्त्र पहन लिए हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी इस लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं, हिय हिंडोल अस डोलय मोरा, बिरह झुलाय दे झकझोरा। तो चलिए देखते हैं। अब रानी नागमती कहती हैं कि मेरा हृदय, ही हृदय, मेरा हृदय झूले के जैसे, हिडोल झूले के जैसे, आसमाने जैसे, मेरा हृदय झूले के जैसे डोल रहा है। मेरा मैंने पहले ही कह दिया था, मेरा, फिर से देखिए, मेरा हृदय झूले के जैसे डोल रहा है और विरह मुझे झकझोर करके, विरह मुझे झकझोर के झुला रहा है, झुलाए दे, झुला रहा है। पूर्ण विराम लगा देंगे और इसकी व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए इस लाइन की व्याख्या को फिर से देखिए, लेकिन पहले आप इस लाइन का भाव जरा मेरे शब्दों में सुन लीजिए। देखिए, रानी नागमती कहती हैं कि मेरी सखियों ने अपने प्रियतम के संग झूले डाल लिए हैं और जो उनके जो पति हैं उनको बड़े आराम से झुला रहे हैं। ठीक है, लेकिन रानी नागमती कहती हैं कि मैंने झूला नहीं डाला है, जो मेरा हृदय है यही झूला बन गया है। यानी विरह जो मेरे अंदर है वो मेरे मन को परेशान कर रहा है, मेरा मन इधर उधर झूले की तरह ही डोल रहा है। ठीक है, ये भाव है उनका। और कहती हैं कि सखियों के पति उनको झुला रहे हैं, उनके प्रियतम झुला रहे हैं, लेकिन जो मुझे जो है वो विरह झुला रहा है। और कहती हैं कि उनके पति तो उनको बड़े आराम से झुला रहे हैं, लेकिन ये जो विरह है वो मुझे झकझोर करके हिला रहा है, बहुत तकलीफ़ देते हुए झुला रहा है। कुछ इसी तरह का भाव है। लेकिन लाइन क्या कहती है, चलिए फिर से देखिए। तो रानी नागमती कहती हैं कि मेरा, यहाँ से शुरू करिए, मेरा हृदय झूले के जैसे या समान, झूले के जैसे डोल रहा है और मुझे विरह झकझोर करके झुला रहा है, झकझोर करके झुला रहा है। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं, बाट असूझ अथाह गंभीरी, जीव बाउर भा फिरै भंभीरी। बहुत ही सरल लाइन है। अब नागमती कहती हैं कि जो मेरे प्रियतम से मिलन का रास्ता है, बाट, मेरे प्रियतम से जो मिलन का रास्ता है वह असूझ, कामा अथाह, वह असूझ, अथाह और गंभीर है। असूझ, अथाह और गंभीर है। यह सोचकर, इतना जोड़िए, यह सोचकर मेरा मन, जीव मेरा मन पागल, बाउर पागल हो गया है, बाउर भ पागल हो गया है और भंभीरी कीड़े की तरह ही भटक रहा है, फिरे भटक रहा है और भंभीरी कीड़े की तरह ही फिरे भटक रहा है। चलिए एक बार फिर से इस लाइन को देखिए, बहुत ही सरल लाइन है। मैंने कहा थोड़ा सा भाव के अनुसार जोड़िए कि मेरे प्रियतम के, अब लाइन पर आ जाइए, मेरे प्रियतम के मिलन का रास्ता असूझ, अथाह और गंभीर है। यह सोचकर मेरा मन, मेरा हृदय बावला हो गया है, भा मतलब हो गया है, बावला हो गया है और भंभीरी कीड़े के समान इधर उधर भटक रहा है। पूर्ण विराम लगा देंगे
और इस लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहती हैं, जग जल बूढ़ जहाँ लग ताकी, मोर नाव खेवक बिनु थाकी। बहुत ही सरल लाइन है। अब नागमती कहती हैं कि पूरा संसार, जग पूरा संसार जल में डूब गया है। बूढ़ मतलब डूब गया है। संपूर्ण संसार जल में डूब गया है। और जहाँ तक ताकी देखती हूँ, जहाँ तक देखती हूँ जल ही जल दिखाई देता है। जहाँ तक देखती हूँ जल ही जल दिखाई देता है। किंतु मेरी नाव, मोर मेरी नाव, किंतु मेरी नाव बिना खेवैया के, बिना मल्लाह के, बिना प्रियतम के, बिना को पहले कहिए, बिना प्रियतम के थक गई है, थक गई है। चलिए इस लाइन को एक बार फिर से देखिए, बहुत ही सरल है। नागमती कहती हैं कि संपूर्ण संसार जल में डूब गया है। जहाँ तक देखती हूँ जल ही जल दिखाई देता है। किंतु मेरी नाव बिना मेरे प्रियतम के, खेवक को ना प्रियतम भी कह सकते हैं, बिना प्रियतम के थक गई है, थक गई है। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे कवि कहते हैं, पर्वत समुद्र अगम बिच, बन बीहड़ घन बन ढाक। बहुत ही सरल लाइन है। पहले भाव के अनुसार थोड़ा सा लिख लीजिए। हे प्रियतम हमारे और तुम्हारे मिलन के, इतना लिख लीजिए। हे प्रियतम हमारे और तुम्हारे मिलन के। अब लाइन पर आ जाइए। मिलन के रास्ते के बीच में, बीच में, रास्ते के बीच में दुर्गम समुद्र कामा पर्वत कामा जंगल कामा बीहड़ और घने ढाक के वन हैं, और घने ढाक के वन हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और ये लाइन भी पूरी हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से देखिए। मैंने कहा पहले भाव के अनुसार थोड़ा सा लिखिए। हे प्रियतम हमारे और तुम्हारे मिलन के। अब आ जाइए। मिलन के रास्ते के बीच में दुर्गम समुद्र पर्वत जंगल बीहड़ और घने ढाक के वन हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखिए। आगे कवि कहते हैं, किम कै भेंटों कंत तुम्ह ना मोहि पावन पंख। बहुत ही सरल लाइन है। देखिए ऊपर जब रानी ने कहा कि हमारे तुम्हारे मिलन के रास्ते के बीच में दुर्गम समुद्र पर्वत जंगल बीहड़ और घने ढाक के वन हैं, तब आके कहती हैं कि हे प्रियतम कंत, हे प्रियतम मैं तुमसे किम कै किस प्रकार से मिलूँ, भेंटों मिलूँ, मैं तुमसे किस प्रकार से मिलूँ। ना तो मेरे पास ना तो मेरे पास पाँव है और ना ही मेरे पास पंख है। ठीक है, और इस लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से देखिए। तो रानी कहती हैं कि हे प्रियतम मैं तुमसे किस प्रकार से मिलूं, क्योंकि मेरे पास ना तो पाँव है और ना ही पंख है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। तो देखिए, यदि हम लोग इसमें रस की बात करें तो इसमें वियोग श्रृंगार रस है। छंद इसमें चौपाई और दोहा दोनों मिलाकर है। देखिए जो काले रंग से है वो चौपाई है, जो ज़्यादा लाइन है, और जो 2 लाइन है नीले रंग का वो दोहा है। ठीक है। यदि अलंकार की बात करें तो इसमें विरोधाभास, उत्प्रेक्षा, उपमा और रूपक ये मुख्य अलंकार हैं। भाषा इसकी अवधि है। शैली इसकी मसनवी समन्वित गेय और प्रबंधात्मक है। गुण इसमें प्रसाद है और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा और व्यंजना दोनों है।